हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत बेहतर हैं और पॉलिटी की क्लास आप कर रहे होंगे और आपको बहुत ठीक से समझ में आ रही होंगी चीजें। चलिए, इससे पहले आप लोगों को लोकसभा का पूरा टॉपिक एकदम ठीक से खत्म कराया गया था। आज हम शुरू करते हैं राज्यसभा को। राज्यसभा आज का हमारा टॉपिक है, राज्यसभा। और राज्यसभा के ये टॉपिक कहाँ मेंशन है, तो ये है आर्टिकल 80 में। आर्टिकल 80 किसके बारे में बात करता है, राज्यसभा के बारे में बात करता है। छोटे मोटे दो तीन फैक्ट इसके बारे में ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हमारे यहाँ पे भी राज्यसभा होगी, ऐसा कहाँ कहाँ से देख करके हमने लिया था, तो हम यहाँ इंस्पायर्ड कहाँ से थे, ब्रिटेन से। हम ब्रिटेन से इंस्पायर्ड थे कि हमारे यहाँ पे भी राज्यसभा होगी। ठीक है। एक्चुअली राज्यसभा को हम जब स्टार्टिंग में एकदम बनाए थे, तो राज्यसभा का जो स्थापना किया गया भारत में, राज्यसभा की अगर हम स्थापना की बात करें तो ये किया गया था 3 अप्रैल 1952 में। और इसमें जो पहली मीटिंग हुई थी, इसमें जो पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक हुई 13 मई ऑफ 1952। 1952 के 13 मई में इसमें पहली बैठक की गई। और स्टार्टिंग में राज्यसभा का नाम राज्यसभा था भी नहीं, इसका नाम था राज्यों की परिषद। राज्यों की परिषद नाम था, लेकिन फिर इसका नाम 1954 में चेंज किया गया और चेंज करके इसका नाम रखा गया राज्यसभा। तो बहुत बेसिक छोटी बातें, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बाकी बहुत काम की नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं कंसेप्ट को। देखिए, हमें आर्टिकल 83 से शुरू करना है। आर्टिकल 83 किसके बारे में बात करता है, तो आर्टिकल 83 राज्यसभा के जो सदस्य हैं, इन सदस्यों के कार्यकाल की बात करता है, सदस्यों का कार्यकाल। और आर्टिकल 83 कहता है कि जो राज्यसभा के सदस्य होंगे, इनका कार्य जो है, कार्यकाल जो है, ये 6 वर्षों का होगा। इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होगा, 6 वर्षों के लिए होगा। बहुत परेशान नहीं होंगे, अभी हम समझेंगे कि 6 वर्षों के लिए है कहानी, तो वो कैसे क्या है। ठीक है। तो राज्यसभा के जो सदस्य होंगे, इनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होगा, 6 वर्षों के लिए होगा। बाकी राज्यसभा, अच्छा देखिए, ये 6 वर्षों का है, तो इसका मतलब 6 वर्ष के बाद सारे सदस्य हट जाएंगे, तो राज्यसभा तो विघटित हो जाएगी। नहीं, देखिए 6 वर्षों का सदस्यों का कार्यकाल होता जरूर है, लेकिन उनमें से जो 1/3 होते हैं, ये रिटायर होते रहते हैं। ठीक है। तो जब ये रिटायर होंगे तो उनका क्या प्रोसेस है, अभी आप समझ जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है, ये कितने टाइम के लिए होता है, 6 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, स्पष्ट। अब इसी में कही गई है ये बात कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होगी। राज्यसभा कभी भंग नहीं होगी, स्पष्ट हुआ। अगर राज्यसभा कभी भंग नहीं होगी, तो इसका मतलब यह है कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल है फिक्स, कोई निश्चित कार्यकाल है क्या, तो इसका कोई कार्यकाल नहीं है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है। अब एक सबसे मैंडेटरी बात ये ध्यान रखेंगे कि इनके जो सदस्य होते हैं, ये प्रत्येक 2 वर्ष में जो 1/3 सदस्य होते हैं, ये 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब शुरुआत में आप सोचिए कि जब राज्यसभा के स्टार्टिंग सदस्य बने थे, जैसे 1952 में जब सदस्य बने होंगे, तो इस समय में जो सदस्य बना, जैसे सभी का कार्यकाल 6 वर्ष है, लेकिन उसमें यह भी तो नियम है कि हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे, यानी अपने पद से हट जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि शुरुआती दौर में जो सदस्य बने होंगे, उनमें से कुछ सदस्य 2 ही वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्य रहे होंगे, कुछ सदस्य 4 वर्ष के लिए रहे होंगे, है ना। तो ये तो इनके साथ भेदभाव था, ये पक्षपात था। तो ये चीजें कैसे उस समय में मैनेज हुई थी, तो वहां के टाइम में 1952 में एक लॉटरी सिस्टम किया गया था। लॉटरी सिस्टम में ये किया गया था कि जो 2 वर्ष में सदस्य रिटायर होंगे, उनके लिए एक लॉटरी सिस्टम बनाया गया कि भाई पर्ची पे नाम लिख दिया गया और उसमें से चुना गया कि जो लोग ये पर्ची उठाएंगे और जिन लोगों का नाम उसमें आएगा, वो 2 वर्षों के लिए सदस्य रहेंगे, उसके बाद वो क्या होंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ऐसे ही 4 वर्षों के लिए किया गया, ऐसे ही 6 वर्षों के लिए किया गया। तो जब शुरुआत से एक चीज बनाई गई, तो वो एक पैटर्न बनता चला गया, इसीलिए शुरुआती दौर से लेके अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है,
और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो होते हैं ये राज्यसभा से अपना पद त्याग कर देते हैं, मतलब सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पद त्याग नहीं बोलेंगे उसको, सेवानिवृत्त होना बोलेंगे। राज्यसभा भंगनी होती है क्योंकि वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है, और इसका जो राज्यसभा का कोई कार्यकाल कुछ कहे तो उसको कहेंगे कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। स्पष्ट हुआ? अब इसके बाद थोड़ी बहुत बातें और समझते हैं, थोड़ा सा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित। देखिए, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, इन सदस्यों का जो निर्वाचन होता है ये कैसा होता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका जो निर्वाचन होता है ये होता है, आपको जैसे कि राष्ट्रपति वाला सारा कहानी याद होगा, वही चीज यहां ध्यान रखना है, ठीक है? कि राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, सबसे पहली बात तो ये अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है? अप्रत्यक्ष होने का क्या मतलब है? अप्रत्यक्ष होने का मतलब ये है कि क्या यहाँ जनता सीधे वोट डालेगी? नहीं, जनता जो प्रतिनिधि चुन रखी है उन्हीं प्रतिनिधियों के द्वारा ये वोट डालते हैं, ठीक है? अब इसमें वोट डालता कौन कौन है? तो राज्यों के जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वही वोट डालते हैं। तो कैसा निर्वाचन होगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। और इसमें कौन कौन वोटिंग करेगा? जो राज्य हैं, राज्यों की ऐसे लिखते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य कौन भाग लेगा इसमें? जो राज्य विधानसभाएं हैं उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो निर्वाचित सदस्य यहाँ पे भाग लेते हैं। अप्रत्यक्ष होता है। और इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे कि जैसा कि राष्ट्रपति में आप लोगों को बताया गया कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है, सेम वही पैटर्न पे राज्यसभा के सदस्यों की वोटिंग होती है, निर्वाचन होता है। तो इसको क्या कहेंगे? आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व। अब ये टॉपिक आपको कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है, ये राष्ट्रपति में मैंने ठीक से समझा दिया था। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इस पद्धति पे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होगा। अच्छा, राज्यसभा के सदस्यों को क्या कहेंगे आप सब? मालूम है किसी को? नहीं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनको एमपी ही कहते हैं, सांसद ही कहते हैं, ठीक है? जो सदस्य रहेंगे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम से ही जाने जाएंगे, यानी सांसद ही कह जाएंगे, कुछ और नहीं कहेंगे उनको। एकदम स्पष्ट हुआ, ठीक है? और एक बात जोड़ लेंगे कि यहाँ पे ना ये जो वोटिंग होती है, इस वोटिंग में एक फैक्ट और थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ये आंशिक खुला मतदान होता है। कैसा मतदान होता है? आंशिक खुला मतदान होता है। ये क्या होता है भाई? ये नई चीज है थोड़ी सी। अप्रत्यक्ष का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व भी समझाया गया है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति ये भी आपको बताया गया है कि ये वोटिंग का एक तरीका होता है। लेकिन आंशिक खुला मतदान क्या होता है इसको समझेंगे। आंशिक खुला मतदान जो होता है ये ओपन बैलेट सिस्टम बोलते हैं इसको। यहाँ पे विधायक जो होते हैं ना, ये अपना वोट डालने से पहले अपनी पार्टी के अधिकृत एजेंट को अपना वोट दिखाता है, ठीक है? जैसे पार्टी का एक एजेंट रहेगा, वहां पे पार्टी का एक एजेंट बैठा रहेगा। अब वो जो एजेंट रहेगा ना, उस एजेंट को जब विधायक यानी एमएलए अपना वोट डालेगा तो ये एमएलए अपने वोट को किसको दिखाएगा? इस एजेंट को दिखाएगा, ठीक है? ऐसा क्यों? ताकि भ्रष्टाचार जैसी स्थिति ना रहे। कि जैसे अब क्या है कि जो सदस्य होंगे किसी ना किसी पार्टी के होंगे, है ना? और जो एमएलए भी होंगे वो भी किसी ना किसी पार्टी के होंगे। तो ऐसा हो सकता है कि वो अपनी पार्टी को या फिर किसी अपनी पार्टी में होते हुए दूसरी पार्टी को वोट डाल रहा है। तो ये सारी चीजें भ्रष्टाचार के तौर पे ना बने, तो भ्रष्टाचार कम करने के लिए जो एमएलए अपना वोट डालता है उस वोट को पार्टी के एजेंट को दिखाना पड़ता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग आंशिक खुला मतदान। स्पष्ट हुआ? अब ये जो निर्वाचन होता है, जैसे आपको मालूम है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी एक निर्वाचन कोटा प्राप्त करना होता था, ऐसे ही इन सदस्यों को निर्वाचन में एक निर्वाचन कोटा प्राप्त करना पड़ता है। निर्वाचन कोटा प्राप्त करना पड़ता है। तो जो निर्वाचन कोटा प्राप्त करता है, आपको रूल के हिसाब से मालूम है कि तुरंत उसको विजेता मान लिया जाता है निर्वाचन कोटा प्राप्त होते ही। अब देखिए निर्वाचन कोटा निकाला कैसे जाता है। तो निर्वाचन कोटा निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि राज्य में
राज्य में एमएलए की संख्या ले ली जाती है, एमएलए की संख्या ली जाती है, ठीक है। और उस राज्य में जितने सीटों पे चुनाव होना है उन सीटों की संख्या ले ली जाती है और उसमें एक जोड़ दिया जाता है, फिर ओवरऑल जो आता है उसमें एक ऐड कर दिया जाता है। तो यहां से निकल जाता है निर्वाचन कोटा। निर्वाचन कोटा कैसे निकलता है? निर्वाचन कोटा निकालने का तरीका ये है कि राज्य में जो एमएलए हैं, एमएलए की संख्या पे आप जितनी सीटों पे चुनाव होना है, वो जैसे एक एग्जांपल लेकर के मैं समझा देता हूं आपको, आप समझ पाएंगे। जैसे देख लीजिए कि मान के चल रहे हैं जैसे यूपी है, यूपी की विधानसभा में कितनी सीटें? तो 403 सीटें। यूपी में कितनी सीटें? 403 सीटें। अब 403 की 403 थोड़ी ना वैकेंट हो जाएंगी, है ना, उसमें कुछ ही वैकेंट होंगी, कुछ ही सीटें रिक्त होंगी। तो मान के चल रहे हैं कि 10 सीटें इसमें रिक्त हो गई। अब इसी 10 सीटों पे निर्वाचन होना है, यानी निर्वाचन कितनी सीटों पे होगा? निर्वाचन मान के चल रहे हैं 10 सीटों पर होगा। अब अगर 10 सीटों पर हो रहा है तो यहाँ पे आप राज्यों में एमएलए की संख्या ले लेंगे और एमएलए की संख्या हो जाएगी 403। उसमें क्या करेंगे? सीट की संख्या से भाग कर देंगे, जितना का निर्वाचन होना प्लस 1 कर देंगे और ओवरऑल का प्लस 1 कर देंगे। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 403/11 प्लस 1, आई थिंक 36-37 कुछ आना चाहिए। चलिए मान लेते हैं 37 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अब वही सदस्य मतलब निर्वाचन कोटा प्राप्त करेगा जिसको कुल कितने वोट मिले रहेंगे? 37 वोट मिले रहेंगे। तो ये होता है निर्वाचन कोटा, इस तरीके से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अच्छा, 37 वोट डायरेक्टली नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे एकल संक्रमणीय मत पद्धति चल रहा है। तो ये जो 37 वोट मिलेंगे ना, ये 37 वोट प्रथम वरीयता वाला वोट होगा। अब प्रथम वरीयता का क्या कंसेप्ट है? आपको मालूम है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति में जो अपना वोट डालते हैं उस वोट में वरीयता क्रम निर्धारित करते हैं। वरीयता क्रम का मतलब यह है कि जितने मेंबर होंगे, जितने सदस्य होंगे, उनमें से पहले नंबर का जो सदस्य होगा, कि मतलब जैसे मैं वोटिंग कर रहा हूं तो मेरा पसंदीदा पहले नंबर पे कौन सा सदस्य है, दूसरे नंबर पे किसको मैं पसंद कर रहा हूं, तीसरे नंबर पे मैं किसको पसंद कर रहा हूं, चौथे नंबर पे मैं किसको पसंद कर रहा हूं, ऐसे वोटिंग करनी होती है। तो 37 लोगों को प्रथम वरीयता का जब उसको वोट मिलेगा तब वो निर्वाचन कोटा प्राप्त करेगा और वो निर्वाचन कोटा प्राप्त करने के बाद वो जीतेगा। स्पष्ट हुई इतनी चीजें? तो राज्यसभा आर्टिकल 83 में सदस्यों के कार्यकाल के बारे में बात कर रहा है और राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, ये कभी भंग नहीं होता, लेकिन उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो होते हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जो एमपी होते हैं राज्यसभा के, उनका जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, साथ ही आंशिक खुले मतदान से होता है। जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है इसमें राज्य की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं यही भाग लेते हैं, यही वोट डालते हैं अपना। यहाँ पे सदस्य को अपना एक निर्वाचन कोटा प्राप्त करना होता है। निर्वाचन कोटा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है राज्य में एमएलए की संख्या बटे सीट, जितनी सीटों पे चुनाव होना है उन सीटों की संख्या प्लस 1 और प्लस फाइनली इनका सोल्यूशन करने के बाद प्लस 1 और ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से निर्वाचन कोटा निकल जाता है। इतना एकदम स्पष्ट हुआ? ठीक है, अब देखते हैं आगे की चीजें। देखिए, अब देखते हैं आर्टिकल 89। आर्टिकल 89 क्या कहता है भाई? तो आर्टिकल 89 कहता है, ये चीजें हमने पीछे भी पढ़ी हुई है कि राज्यसभा का जो सभापति होगा, राज्यसभा का जो सभापति होगा, सभापति कौन होता है भाई? आपको पहले से ये चीज मालूम है, कौन है? वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल 89 कहता है कि राज्यसभा का जो सभापति होगा ये कौन होगा? उपराष्ट्रपति होंगे। और आपको अच्छे से मालूम है ये पदेन सभापति होते हैं, है ना, यानी जो भी सभापति बने, जो भी उपराष्ट्रपति बनेंगे वो सभापति बन ही जाएंगे, ठीक है। इसके लिए कोई प्रावधान नहीं होता है कि इनको भी अलग से चुनना पड़ेगा, तो इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे पदेन सभापति। पदेन सभापति मतलब जो उपराष्ट्रपति बनेगा वही राज्यसभा का सभापति रहेगा, इसके लिए अलग से कोई चुनाव नहीं कराया जाएगा। स्पष्ट हुआ? ठीक। अब छोटी छोटी बातें और देखते हैं। आर्टिकल 103 क्या कहता है?
अच्छा यहाँ देखते हैं ना, ये जो सभापति साहब है, सभापति सभापति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो सभापति अपना त्याग पत्र देते हैं क्या नाम है, प्रेसिडेंट को। सभापति अपना त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, ठीक। और जो उपसभापति होते हैं, उपसभापति उपसभापति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो ये अपना त्याग पत्र सभापति को देंगे, सभापति को देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, सभापति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? ये देते हैं अपना त्याग पत्र, यहां लिख लो इसे, त्याग पत्र। ये अपना त्याग पत्र देंगे राष्ट्रपति को और उपसभापति अपना त्याग पत्र देंगे सभापति को, ठीक है। और ये आर्टिकल 103 का क्लॉज 3 सब क्लॉज बी के अंतर्गत बताया गया, यानी आर्टिकल 103 का क्लॉज बी, सॉरी क्लॉज 3 एंड सब क्लॉज, एक मिनट पानी पी लो, सब क्लॉज बी में ये बातें स्पष्ट करी गई। समझ में आई इतनी चीजें, छोटी सी चीजें। अब देखते हैं आर्टिकल योग्यता के बारे में। योग्यता यानी क्या क्या योग्यताएं चाहिए राज्यसभा के सदस्य के लिए, और ये आर्टिकल 84 बताता है। तो सीधी सीधी छोटी छोटी बातें, वही चीजें कि नंबर 1 भारतीय नागरिक होने चाहिए, है ना, भारतीय नागरिक होनी चाहिए। दूसरी चीज कि पागल या दिवालिया ना हो, या पागल या दिवालिया नहीं होनी चाहिए, दिवालिया ना हो। उसके साथ साथ न्यूनतम उम्र उनकी 30 वर्ष की हो, 30 वर्ष से कम की उम्र वाले सदस्य नहीं बन सकते। तो ये छोटी बहुत योग्यताएं हैं, छोटी टॉपिक है ये सब। अब देखते हैं हम लोग कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं, इन सदस्यों का शक्तियां क्या क्या होती हैं, राज्यसभा के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं, ये टॉपिक देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। आज इतनी गर्मी हो रही ना क्लास लेने में, गला सूख जा रहा बार। देखो, तो शक्तियां समझते हैं कि राज्यसभा की अपनी क्या क्या शक्तियां हैं। देखो, जो राज्यसभा है, सबसे पहले ये कि राज्यसभा की जो शक्तियां होती हैं, जो साधारण विधेयक होते हैं, जितने भी साधारण विधेयक, सभी साधारण विधेयकों के लिए जो शक्तियां लोकसभा के पास में है, वही शक्तियां राज्यसभा के पास में है, ठीक है। साधारण सभी विधेयकों के लिए जितनी शक्तियां लोकसभा के पास में, वो सारी शक्तियां किसके पास में है? राज्यसभा के पास में। स्पष्ट। दूसरी बात कि संविधान संशोधन में, संविधान संशोधन में जितनी शक्तियां लोकसभा के पास में है, वही सारी शक्तियां राज्यसभा के पास में। एनएस माने लोकसभा, आरएस माने राज्यसभा, है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, ठीक है। तो जितनी शक्तियां लोकसभा के पास में, वो सारी शक्तियां राज्यसभा के पास में भी हैं। ये साधारण विधेयक और संविधान विधेयक में ध्यान रखेंगे। स्पष्ट हुआ। अब देखो, अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से, अगली शक्ति देखते हैं कि अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देती है, अगर प्रस्ताव को पारित कर देती है। अच्छा, कौन से प्रस्ताव को? ऐसे प्रस्ताव जो राज्य सूची के हो, ठीक है, किसके हो? राज्य सूची का विषय हो, लेकिन वो राष्ट्रीय महत्व की चीजें हो, ठीक है। राज्य सूची का विषय होना चाहिए, और राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय महत्व की अगर कोई चीजें हैं, राष्ट्रीय महत्व की अगर कोई चीजें हैं, तो इस पर अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से इसको पारित कर देती है, तो पार्लियामेंट इस पे कानून बना देगा, संसद इस पे कानून बना देगा। तो संसद कानून बना सकती है। बात समझ में आई? तो ये है सेपरेट पावर राज्यसभा की, कि अगर राज्यसभा को लग रहा है कि राज्य सूची का कोई विषय है जो कि राष्ट्रीय महत्व का है और उस पे नियम कानून बनना चाहिए, तो राज्यसभा 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देगी और संसद जो है उस पे कानून बना देगा। एकदम स्पष्ट हुआ, ठीक। अब अगर वाइस प्रेसिडेंट को, यानी उपराष्ट्रपति को
अगर पद से हटाने के बारे में बात की जाए, है ना, तो पद से हटाने का जो प्रस्ताव होती है, ये आपको अच्छे से मालूम है कि ये प्रस्ताव कहां लाया जाएगा, केवल ये प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। तो ये राज्यसभा की अपनी शक्ति हो गई, है ना, सेपरेटली शक्ति हो गई। अच्छा, राज्यसभा क्या करता है, जो धन विधेयक होते हैं, धन विधेयक को ये 14 दिनों तक अपने पास रोक सकता है। 14 दिन तक ये अपने पास रोकने की क्षमता रखता है कि उसमें कुछ हेर फेर करना है तो उसकी चीजें सुधार सके, है ना। अगली चीज कि महाभियोग या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों की पद मुक्ति हो या अन्य जो कुछ संवैधानिक पद मुक्ति की स्थिति होती है, या फिर अगर हम कहें कि आपातकाल में अनुमोदन की जो स्थिति होती है, आपातकाल में अनुमोदन की जो स्थिति होती है, इसमें जो राज्यसभा की शक्तियां हैं ये लोकसभा की शक्ति के बराबर होती है। ये तो आपको मालूम है ना। तो ये राज्यसभा की अपनी कुछ शक्तियां हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि अगर आपातकाल के टाइम में मान लेते हैं लोकसभा भंग हो गई है, तो यहाँ पे जो राज्यसभा है, ये राज्यसभा अकेले मंजूरी दे सकती है, अनुमोदन अकेले कर सकती है, ठीक है। राज्यसभा यहाँ पे अकेले जो है मंजूरी दे सकती है आपातकाल के अनुमोदन में, अगर लोकसभा भंग है तब, ठीक है। और अगर नहीं है तो पूरी प्रक्रिया के दौरान होगा। ये चीजें स्पष्ट हुई। तो शक्तियां क्या क्या हैं राज्यसभा की, आप कुछ जगहों पे देख रहे हैं, जैसे इन परिस्थितियों में यहाँ पे राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा की बराबर ही हैं, लेकिन धन विधेयक के मामले में उपराष्ट्रपति को प्रस्ताव हटाने के प्रस्ताव में, और राष्ट्रीय सूची का कोई विषय है राष्ट्रीय महत्व का, राज्य सूची का अगर कोई विषय है राष्ट्रीय महत्व का, तो उस पे कानून बनाने के लिए जो पावर मिली हुई है, किसको मिली हुई है, ये मिली हुई है आपके राज्यसभा को। स्पष्ट हुई यहां तक की चीजें, एकदम क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज और समझते हैं कि थोड़ा सा जो सभापति होता है ना, ये फैक्ट बहुत ध्यान रखेंगे, सभापति क्या राज्यसभा का सदस्य होता है? तो आपका जवाब है नहीं। सभापति को छोड़ करके राज्यसभा का सदस्य सारे लोग होते हैं, लेकिन सभापति सदस्य नहीं होता। क्यों नहीं होता आपको मालूम है? क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही तो पदेन सभापति होते हैं ना भाई, है ना। तो सदस्य कहां होते हैं? वो सदस्य नहीं होते। ठीक है, इतनी चीजें स्पष्ट हुई। अब कुछ और बातें देखते हैं। तो ये राज्यसभा की बातें है ना। अब थोड़ा सा देखते हैं बजट पर, यानी बजट क्या है, कैसे है, या सेपरेटली थोड़ा सा ये देख लो कि कहां कहां पे लोकसभा की शक्तियां राज्यसभा के बराबर है। अलग अलग से थोड़ा सा इसको देख लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो शक्तियां, ये सेपरेटली थोड़ा सा समझो, और हम अभी उन पे बात कर रहे हैं जहां लोकसभा की शक्ति राज्यसभा के बराबर है। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी जगह? सबसे पहले अगर हम बात करें संविधान संशोधन की, संविधान संशोधन की, इसके साथ साथ अगर हम बात करें प्रेसिडेंट को या वाइस प्रेसिडेंट को पदमुक्त करने के बारे में बात करें, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, न्यायाधीश, इनके बारे में बात करें, या सीएजी के पदमुक्ति पर हम बात करें, है ना, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, इनकी पदमुक्ति के बारे में अगर हम बात करें, या और जो संवैधानिक प्रमुख पदमुक्तियां हैं, अगर इन्हें हम पद से हटाने के बारे में बात करें, है ना, पद से हटाने के बारे में बात करें, प्लस या फिर हम कहें राष्ट्रीय आपात में अनुमोदन के स्थिति में, राष्ट्रीय आपात में अनुमोदन अगर करना है, तो ये वो परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में आप पाएंगे कि राज्यसभा की जो शक्तियां हैं ये लोकसभा के बराबर होती है। ठीक है, लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पे लोकसभा की शक्तियां राज्यसभा से ज्यादा होती हैं, जैसे धन विधेयक के मामले में, क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है कि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, ऐसे ही जो अविश्वास प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव, ये भी कहां पेश किया जाएगा?
ये भी पेश किया जाएगा लोकसभा में। जैसे कटौती प्रस्ताव है, कटौती प्रस्ताव ये भी कहां पेश किया जाएगा, लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, ठीक है। या राष्ट्रीय अगर आपात की समाप्ति के बारे में बात करें, आपात की समाप्ति के बारे में बात करें तो ये भी लोकसभा के पावर, केवल लोकसभा इसको पारित कर सकती है, आपको मालूम है, लोकसभा केवल पारित कर सकती है। तो ये जो शक्तियां हैं, इन शक्तियों में आप देखेंगे कि ज्यादा पावर किसके पास में, लोकसभा के पास में पावर है, ठीक है। और देखते हैं कि राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा कहाँ ज्यादा पावरफुल, राज्यसभा लोकसभा से कहाँ ज्यादा पावरफुल है। तो सबसे पहले अगर उपराष्ट्रपति को पद मुक्त करना है ना, उपराष्ट्रपति को पद मुक्त करना है, तो आपको मालूम है कि ये केवल और केवल कहाँ होगा, राज्यसभा में होगा, है ना, राज्यसभा में इसका प्रस्ताव लाया जा सकता है। और अगर हम बात करें आर्टिकल 312 के बारे में बात करें, जिसमें एक से अधिक अखिल सेवाएं बनाने के बारे में बात किया गया है, तो एक से अधिक अखिल सेवाएं वही बनाई जा सकती हैं, तो सही इसका प्रस्ताव जो है ये राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, ठीक है। और वहां पे राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करेगी, तो एक से अधिक नई किसी अखिल भारतीय सेवा का गठन हो जाएगा। या अगर हम बात करें राष्ट्रीय सूची का अगर कोई विषय है, तो राज्य सूची, अगर राज्य सूची का कोई विषय है और उस विषय पर संसद को कानून बनाना है और ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है, तो इस पे राज्यसभा 2/3 बहुमत से इसको पारित करके संसद से कानून बनवा सकती है। तो ये थोड़ा सा शक्तियों को सेपरेटली ध्यान रखेंगे तो सवाल आपसे गलत नहीं होंगे, है ना। अब देखते हैं हम बजट को थोड़ा सा। बजट देखो भाई, बजट वैसे बजट के बारे में थोड़ी बहुत बातें हुई थी ना। देखो आर्टिकल 85 जो है ये, अच्छा बजट पर नहीं बात करनी, सत्र पर बात करनी है। संसद का सत्र, है ना, संसद के सत्र पर बात की गई, ठीक है। अब आपको ये चीज अच्छे से पता है कि जो सत्र होता है, जैसे आप लोग को ये चीज बताया गया था ना राष्ट्रपति के टाइम में, कि राष्ट्रपति जब मैं पढ़ा रहा था तो वही मैंने थोड़ा बहुत संसद के सत्र के बारे में जिक्र किया हुआ था, ठीक है। और थोड़ा सा देख लेते हैं। तो संसद का जो सत्र होता है, 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? पहला जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं बजट सत्र, बजट सत्र, बजट सत्र। दूसरा जो सत्र होता है इसे हम लोग कहते हैं मानसून सत्र। तीसरा जो होता है इसे हम लोग कहते हैं शीतकालीन सत्र। बहुत छोटा सा सत्र होता है ये, शीतकालीन सत्र। तो ये कुल 3 सत्र होते हैं, है ना। और नियम ये है कि मिनिमम, है ना, अधिकतम नहीं, मिनिमम कितने सत्र होने चाहिए? तो मिनिमम ध्यान रखेंगे कि 2 सत्र होने चाहिए एक वर्ष में, 2 सत्र। लेकिन अधिकतम कितने हो सकते हैं उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। मिनिमम के लिए काउंटिंग है, मैक्सिमम के लिए कोई काउंटिंग नहीं है। मैक्सिमम जितने मर्जी उतने सत्र आप कर सकते हैं एक साल में, लेकिन मिनिमम कम से कम 2 सत्र होने चाहिए, ठीक है। और एक चीज कि अगर 2 सत्र हो रहे हैं तो उसमें भी एक छोटा सा नियम ध्यान रखेंगे कि 2 सत्रों के बीच का जो अंतर होगा ना, ये अंतर 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 6 मंथ से प्लस नहीं होना चाहिए। 2 सत्रों के बीच का जो अंतर होना चाहिए ये 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, किसी कीमत पे 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये होते हैं सत्र के बारे में छोटी बहुत बातें। अभी हम सारे सेशन को थोड़ा सा ब्रॉडली पढ़ेंगे, विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। देखिए जो बजट सत्र होता है ये चलता है फेब टू मई तक, माने फरवरी से लेकर के मई तक चलता है, ठीक है। इसमें बेसिकली हम लोग केंद्र के सारे बजट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और जो मानसून सेशन होता है ये चलता है जुलाई टू सितंबर तक, ठीक है। और ये नवंबर टू दिसंबर चलता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब एक एक को समझते हैं, यानी बजट सत्र में क्या बातें होती हैं, मानसून सेशन में क्या होता है और शीतकालीन सेशन में क्या होता है। देखो सबसे पहले देखते हैं बजट सत्र। देखो बजट सत्र में क्या बताया गया, कैसे बताया गया। तो बजट सत्र जो होता है इसमें सबसे पहले एक संयुक्त बैठक होती है, ठीक है, संयुक्त बैठक।
और संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार किसके पास है? आपको मालूम है आर्टिकल 108 प्रेसिडेंट, ठीक है। और इस संयुक्त बैठक में प्रेसिडेंट का अभिभाषण होगा, है ना, अभिभाषण होगा। अब ये बात भी आपको प्रेसिडेंट में बताया गया है, ठीक है। प्रेसिडेंट के दो अभिभाषण होते हैं, एक सामान्य अभिभाषण होता है और एक विशेष अभिभाषण होता है। जो विशेष अभिभाषण होता है ये दो परिस्थितियों में होता है, एक तो जब नई लोकसभा का प्रथम सत्र रहता है तब, और वर्ष में जो पहला सेशन रहता है तब। ये दो जगहों पे राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, ये चीज आपको मालूम है पहले से, ठीक है। तो बजट सेशन में सबसे पहले एक संयुक्त बैठक होगी, माने राज्यसभा और लोकसभा दोनों होंगे वहां पे, और वहां प्रेसिडेंट का एक अभिभाषण होगा, ठीक है। और ये अभिभाषण आपको अच्छे से मालूम है किसके द्वारा तैयार किया जाता है? मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किया जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। इसके बाद इसमें जो है मंत्री परिषद इसमें क्या करती है? देखिए, वो जो अभिभाषण देते हैं वो प्रेसिडेंट जरूर देते हैं, लेकिन वो मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। और उस अभिभाषण के जरिए जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद ये अपने पूरे वर्ष भर की जो नीतियां होती हैं, वर्ष की जो नीतियां होती हैं, इन नीतियों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तथा जो कार्यक्रम वो करने वाले हैं, कार्यक्रम करने वाले इसकी ये घोषणा करते हैं, ठीक है, इस प्रेसिडेंट साहब के अभिभाषण के जरिए। तो बजट सत्र में सबसे पहले क्या होगा? एक संयुक्त बैठक होगी जिसमें प्रेसिडेंट साहब का एक अभिभाषण होगा, ठीक है। और यह अभिभाषण मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाएगा। और इसमें मंत्रिपरिषद अपने साल भर की जो नीतियां होती हैं, जो वो कार्यक्रमों की घोषणा, मतलब हम ये काम करने जा रहे हैं, ये परियोजनाएं लाने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे सारी घोषणाएं हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है? घोषणा करने के बाद जो दोनों सदन होते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा, ये क्या करते हैं? धन्यवाद प्रस्ताव लाते हैं प्रेसिडेंट के लिए, है ना। ये क्या करते हैं? धन्यवाद प्रस्ताव लेके आते हैं, प्रस्ताव। और फिर ये जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है ये साधारण बहुमत से पारित होता है, साधारण बहुमत से ये पारित हो जाता है, बहुमत से पारित हो जाता है, ठीक है। और ये इसके पीछे का क्या कारण होता है कि धन्यवाद प्रस्ताव लाना है, फिर साधारण बहुमत से उसको पारित करना है? इससे क्या होता है ना कि जो मंत्री परिषद है ना, वो मंत्री परिषद अपना बहुमत सिद्ध करती है, ठीक है। इसके पीछे का बड़ी प्रयोजन क्या है? बहुमत सिद्ध करना, मंत्री परिषद के द्वारा अपना बहुमत सिद्ध करना, इसके पीछे का प्रयोजन ये होता है, ठीक है। तो ये बजट सेशन की बात है। अब बजट सेशन में एक ही बात ध्यान रखेंगे कि इसमें पूरे सेशन में केवल वित्तीय कार्य होते हैं, पूरे सेशन में वित्तीय कार्य। तो जो क्वेश्चन बनेगा वो यहां से बनेगा कि बजट सेशन में संयुक्त बैठक होगी कि नहीं होगी और इसके अंतर्गत क्या कार्य होते हैं, ठीक है। बाकी तो सब वैसे फैक्ट है। तो ये बजट सेशन की इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो अगला सेशन रहता है जिसे आप सब कहते हैं मानसून सत्र, मानसून सत्र। मानसून सत्र में आपको जैसे मालूम है जुलाई टू सितंबर ये चलता है, ठीक है। और जुलाई टू सितंबर चलता है, इसमें किसी संयुक्त बैठक की जरूरत नहीं होती, इसमें संयुक्त बैठक की जरूरत नहीं होती, इसमें कोई संयुक्त बैठक नहीं होगा। और जब संयुक्त बैठक नहीं होगा तो इसमें क्या प्रेसिडेंट का अभिभाषण होगा, क्या संबोधन होगा? तो इसमें प्रेसिडेंट का अभिभाषण भी नहीं होता, संबोधन भी नहीं होता। और जब संबोधन नहीं होगा तो इसमें क्या धन्यवाद प्रस्ताव की आवश्यकता है? वो भी नहीं होता, है ना। धन्यवाद प्रस्ताव की कोई मतलब प्रक्रिया नहीं होती इसमें, ठीक है। इसमें क्या करते हैं मानसून सेशन में? मानसून सेशन का कार्य होता है विधायी कार्य, है ना, विधायी कार्य, यानी किन किन चीजों पे क्या नियम बनाने चाहिए, क्या कानून बनाने चाहिए, इसके बारे में जो चर्चा होती है वो होती है मानसून सेशन में, ठीक है। संयुक्त बैठक बजट सेशन में ही होगी, प्रेसिडेंट का अभिभाषण वही होगा। मानसून सेशन में ना तो संयुक्त बैठक होगी, ना प्रेसिडेंट का संबोधन होगा और ना ही धन्यवाद प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। यहाँ केवल और केवल विधायी कार्य होते हैं, विधायी चर्चा होता है, ठीक है। जो शीतकाल होता है इसके बाद शीतकाल, देखो जो शीतकालीन सेशन होता है, शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र जो होता है ना, ये जैसा कि मालूम है नवंबर से दिसंबर सबसे छोटा सेशन ही होता है, सबसे छोटा सेशन। इसमें क्या करते हैं, अभी जो पिछले सत्र में जो चीजें रह गई हैं विधायी कार्यों पर चर्चा नहीं हो पाई उनको यहां निपटाते हैं, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखेंगे कि जो पिछले सत्र की विधायी कार्य पर चर्चा नहीं हो पाई थी उसको यहाँ पे शीतकालीन सत्र में लौटाया, मतलब किया जाता है वापस से इसको, ठीक है। तो छोटी सी बात है। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, एक सेशन और होता है जिसे कहते हैं विशेष सत्र,
अब ये विशेष सत्र की कहानी क्या है, देखो विशेष सत्र जो होता है ना, ये प्रेसिडेंट बुलाते हैं, और प्रेसिडेंट किसकी सलाह पे बुलाएंगे, मंत्री परिषद की सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट एक विशेष सत्र को बुला सकते हैं। स्पष्ट हुआ, ठीक है। और ध्यान रखेंगे, अगर किसी भी सदन के, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो, अगर 1/10 सदस्य उस सदन के 1/10 सदस्य अगर अनुरोध कर दे कि एक सेशन की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, विशेष सत्र बुला देंगे। तो विशेष सत्र कब बुलाया जा सकता है, मंत्री परिषद की सलाह पर प्रेसिडेंट बुला सकते हैं, और लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदन के अगर 1/10 सदस्यों ने रिक्वेस्ट किया तो भी प्रेसिडेंट क्या करेंगे, विशेष सत्र बुला सकते हैं, ठीक। और एक होता है लेम डक सत्र, छोटे छोटे फैक्ट सब ध्यान रखेंगे, कभी कभार क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं तो जरूरी नहीं। ध्यान रखना कि ये संविधान में वर्णित नहीं है, ठीक है, इसकी चर्चा संविधान में नहीं है। इसमें क्या होता है ना कि जो लोकसभा होती है, लोकसभा में ये आखिरी सेशन होता है, और इस सत्र के बाद लोकसभा भंग कर दी जाती है, ठीक है। ये संविधान में नहीं है, बस ऐसे प्रोसेस में कि जो विधानसभा होती है, विधानसभा हो या लोकसभा हो, ये इनका लास्ट सेशन होता है, ठीक है। लोकसभा हो या लोकसभा या विधानसभा का ये अंतिम सत्र होता है, ठीक है। और इस अंतिम सत्र के बाद लोकसभा या विधानसभा भंग हो जाती है, इसे कहते हैं हम लोग लेम डक सत्र, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, थोड़े टॉपिक्स और हैं पर थोड़ी सी कमी ज्यादा भाई, तो आज के लिए इतना ही, बाकी की चीजें हम लोग अगली क्लास में करेंगे।